हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के सभी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू और विभिन्न विभिन्न जो प्रकार के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उनसे संबंधित आपका एक सीरीज, जिसके अंतर्गत लगभग आपके 1000 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। हो सकता है कि इसकी आपके 5 से 6 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं, और ये जो सीरीज है आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीरीज के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। तो इस सीरीज के अंतर्गत हम प्रारंभ जो करने वाले हैं वो इंडियन पॉलिटी आपकी प्रारंभ हम करने वाले हैं। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आपके सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत इस सीरीज के अंतर्गत क्या क्या लीक किया गया है, तो जो आपके पीवाईक्यू होते हैं वो प्लस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन अपना इनपुट होता है उनको सभी के साथ यहाँ पे इनपुट किया गया है। इंडियन पॉलिटी का जो पोर्शन है आपका कहाँ कहाँ पर कितने कितने क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है कि जो आपके यूपी ट्रिपल एससी होती है उसके अंतर्गत लगभग आपके 20% क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कैसे इंडियन पॉलिटी से। ये जो सीरीज विशेषकर हम प्रारंभ करने वाले हैं वो जितने भी यूपी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये जो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम कवर करने वाले हैं, तो जैसे यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो गया है, होम गार्ड का एग्ज़ाम है आपका। इसी तरह से जो आपके एग्ज़ाम अभी करंट में कराए जा रहे हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आप सभी को पता है कि रेलवे के भी एग्ज़ाम सर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और जितनी भी आपके एजुकेशन एग्ज़ाम हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, उन सब में आपकी पॉलिटी पूछी जाती है। और ये विशेषकर उन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर की हुई एक सीरीज़ है, इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जितनी भी आपके चाहे वो कोई भी स्टेट क्यों ना हो, क्योंकि जितने भी स्टेट्स होते हैं आपकी पॉलिटी के बारे में पूछते ही पूछते हैं, उन सभी के लिए एक सिंगल सीरीज हमने प्रारंभ की है, जहाँ से कि आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित सभी कंटेंट आपको एक साथ में मिल सके। अब थोड़ी सी हम कुछ एक इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं कि हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी ने जो लेखपाल 2026 है, आपका क्या है, लेखपाल 2026 के जो फॉर्म फिलअप कराए हैं आप लोगों से, उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। नोटिफिकेशन के साथ साथ क्या आया है, यूपी ट्रिपल एससी ने आपकी फाइनल कट ऑफ निकाल दी गई है। ये चीज़ आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि सर सब बच्चे पूछ रहे थे कि कितनी फाइनल कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो ऑलरेडी यहाँ पे कट ऑफ अनाउंसमेंट कर दी गई है। एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, चाहे वो आप ओबीसी में आते हैं, चाहे आप एससी में आते हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो चारों कैटेगरी की कट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी ने निकाली है, जो फाइनल कट ऑफ निकाली है, कौन कौन से बच्चे बैठने वाले हैं। अगर आपके 55.12% मार्क्स गेन किए हैं आपने, और किस में गेन किए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पेट 2025 में इतना स्कोर गेन किया है तो आप अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। किसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, लेखपाल 2026 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप इजीली वहाँ पर स्कोर कर सकें। दूसरा, जो बच्चे एसटी कैटेगरी में आते हैं थोड़ी सी, उनकी कट ऑफ डाउन की गई है, 47.50 उनकी कट ऑफ निकाली गई है। तो अगर आपने पेट 2025 अगर एग्ज़ाम दे रखा है और आपके स्कोर इतना है, तो आप अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर इलेक्शन आने वाला है यूपी में। और इलेक्शन कब आने वाला है, तो 2027 में इलेक्शन होने वाला है। तो लेखपाल की जो भर्ती है इसका एग्ज़ाम आप टारगेट करके चलिएगा कि आपका जुलाई और अगस्त में इसका एग्ज़ाम आपका 101% आपका कर लिया जाएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं लेखपाल की, तो उससे संबंधित आपकी कुछ चीज़ों के बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि सर लेखपाल का जब कट ऑफ फाइनल निकाली गई है, क्या क्या इसके अंतर्गत आपका होता है। तो आप सभी को पता है कि लेखपाल के अंतर्गत आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे।
100 ही आपके कितने होंगे क्वेश्चन होंगे। समय कितना दिया जाएगा आपको, तो टाइम कितना दिया जाएगा, 2 आवर का आपको समय दिया जाएगा। पोर्शन वाइज आपका यहाँ पर सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या है कि जो सिलेबस है आपका पिछले साल जितना भी सिलेबस था, सिलेबस क्या हुआ है आपका चेंज्ड हुआ है। अगर आपको सिलेबस से संबंधित वीडियो देखनी है तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है कि लेखपाल में कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना आपका फाइनल पे मेरिट जाती है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, किस तरह की चीज़ें आपकी लेखपाल में आती हैं, कितना ग्रामीण विकास आता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में सजेशन देंगे और आप चाहते हैं कि मैं लेखपाल पर संबंधित वीडियो अगर लेकर आऊँ जिसमें इन सब की बात हम करें कि सर सिलेबस क्या बदलाव हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आपके बदलाव हुए हैं, उसमें यूपी स्पेशल कितना आएगा, पॉलिटी कितनी आएगी, ग्राम पंचायत से कितना आएगा, अगर आप इस तरह का कोई भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप बता दीजिएगा कि सर आप इस तरह की वीडियो बना दीजिए। तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है। आप कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं तो हम लेखपाल 2026 से संबंधित एक पूरा डिटेल वीडियो डिस्कस करने के लिए तैयार होंगे, जिसमें आपके हम किस किस के बारे में आपका डिस्कस कर सकते हैं, किस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने के लिए तैयार रहेंगे, कितने मार्क्स कहाँ से आएंगे, कितना क्वेश्चन आएगा, पॉलिटी कितनी होगी, पंचायत कितनी होगी, यूपी स्पेशल कितना होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अंतर्गत तो आप कंप्यूटर को भी मेंशन कर दिया गया है, तो कंप्यूटर का पार्ट कितना होगा, एक एक डिटेल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आपके लिए कमेंट बॉक्स मैंने ओपन कर रखा है, आप वहाँ पे जाकर हमें बता सकते हैं। अब ये तो हो गया पूरा का पूरा आज का इंट्रोडक्शन। ये जो हम वीडियो सीरीज स्टार्ट की है वो किसके लिए की है, इंडियन पॉलिटी के लिए हमने ये सीरीज आपकी स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्या है आपका इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसके अंतर्गत आपके कुछ क्वेश्चंस कम जरूर होंगे लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आगे से इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ उसके अंतर्गत सभी क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में क्यों ना पूछे जाएं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, 1765, 1773, 1784, 1793 ईस्वी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो समझ लीजिए। इसके तहत जो आपका गवर्नर होता था, कहाँ का गवर्नर है, गवर्नर ऑफ बंगाल को घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित किया गया था, गवर्नर जनरल। क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था ऑफ बंगाल का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या क्या आपको याद रखना है कि आपका पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर करके पूछे जाएंगे। इस प्रावधान के अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इसके अंतर्गत आपके 4 सदस्य कार्यकारी परिषद भी इसमें निर्माण किया गया था, जिससे कि उसका कानून व्यवस्था को अच्छे से चलाया जा सके। उनके समय सीमा क्या थी, कह सकते हैं कि समय कितना दिया गया था, तो 5 साल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1773 ईस्वी। कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन यूपी PCS, IAS PCS और जितने भी आपके वनडे एग्जाम में उन सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोलकाता का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था, 1781, 1774, 1772, 1773 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1773 ईस्वी में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कहाँ पर की गई थी ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं कि किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट है, आपका
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत इसकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 1774 ईस्वी में। कहाँ पे की गई है? कोलकाता में की गई है। और ध्यान रखिए, आपको क्या याद रखना है? प्रथम न्यायाधीश आपको याद रखने हैं कि प्रथम न्यायाधीश वहाँ का कौन बना था। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिया जाता है। तो सर एलिजा इम्पे, इनको आपको याद रखना है। सर एलिजा इम्पे को वहाँ का प्रथम न्यायाधीश बनाया गया था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1774 ईस्वी में। द्वैध शासन व्यवस्था में किसके पास वास्तविक नियंत्रण था? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी, केवल ब्रिटिश संसद, कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों, या भारतीय शासक? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपके जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, जो वास्तविक शक्ति है वो किसके नियंत्रण था, यानी वास्तविकता में किनका नियंत्रण था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वास्तविक नियंत्रण था द्वैध शासन व्यवस्था का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके 100% आएंगे ही आएंगे। जब बात करते हैं कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा कि किसने स्टार्ट किया है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट की थी भारत में। कब से प्रारंभ की थी? तो ध्यान रखिएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी में ये आपकी द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वास्तविक नियंत्रण किनके पास था? तो इंडिया में। वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था? चार्टर एक्ट 1813, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत शासन अधिनियम 1858, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी की कमियों को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी लेकर आया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था, कैसे क्या क्या प्रावधान लाए गए थे, वो चीज़ें समझ लीजिए। इसके अंतर्गत जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या थी आपकी? ईस्ट इंडिया जो कंपनी है आपकी, उसकी शक्तियों को हमने क्या कर दिया था? ब्रेक कर दिया था। यानी हमने उसकी शक्तियों को ब्रेक कर दिया था। किस में कर दिया था? हमने यहाँ पर अलग अलग उसके कार्यों को डिवाइड कर दिया गया था। जो उसके वर्ग थे हमने अलग अलग कर दिए। राजनीतिक वर्ग अलग कर दिए थे, और जबकि व्यापारिक वर्ग क्या कर दिए थे? अलग अलग कर दिए थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3 है, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी की कमियों को दूर करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी लेकर आया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्य परिषद बनाई गई थी? 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य, या 5 सदस्य? तो देखिए, मैं पहले भी इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए कितने सदस्यीय परिषद बनाने की घोषणा की गई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 4 सदस्यीय आपकी जो परिषद बनाने की घोषणा की गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है कब इसकी घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात यहाँ पर की जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सदस्य आपकी परिषद बनाने की घोषणा की गई थी उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। 4 सदस्यों के प्रावधान किया गया था, जिनका समय यानी जो कार्यकाल था वो कितने वर्ष रखा गया था? 5 वर्ष का समय उनके लिए रखा गया था। स्टार्टिंग के आप याद कर लीजिएगा कि पहले कौन से 4 व्यक्ति थे जिनसे बनकर ये बनी थी, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो पहला व्यक्ति था, उनमें से एक था आपका फ्रांसिस, दूसरा आपका व्यक्ति है क्लेवरिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। जो तीसरा व्यक्ति है वो है आपका मानसन, और चौथा व्यक्ति है आपका बारवेल।
इन 4 लोगों से मिलकर पहली आपकी कार्यकारी परिषद आपका निर्माण किया गया था, जिनका समय कार्यकाल 5 वर्ष। किसके तहत किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। अब हम बात करते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। इम्पोर्टेंट ये है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो चार्टर एक्ट है, क्या है आपका? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के तहत आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लेकिन जब गवर्नर जनरल की बात आती है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल में आपका अंतर है। बंगाल का जब गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो वहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, जबकि इंडिया के गवर्नर जनरल की बात की जाती है तो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा को बिल्कुल ही इन्होंने क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के काल में आपकी जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका प्रचार भी हुआ था, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में कंपनी को क्या बना दिया? एक राजनीतिक संस्था, एक केवल व्यापारिक संस्था, केवल प्रशासनिक संस्था या फिर समाप्त संस्था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है वो क्या है? आपका सामान्य संस्था वहाँ पे लिखा हुआ है। क्या है कि एक सामान्य संस्था उसको बना दिया गया था या क्या बनाया गया था? तो क्वेश्चन में आप फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ सके कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या कहा गया है या कंपनी को क्या बना दिया गया। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है, तो ध्यान रखिएगा। 1833 के एक्ट में जितने भी कंपनी के व्यापारिक कार्य थे उनको समाप्त कर दिया गया। अब केवल उनको क्या बना दिया गया था? एक राजनीतिक संस्था उनको बना दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे इसके अंतर्गत? तो जो आपके व्यापारिक कार्य थे, क्या थे? आपके व्यापारिक कार्य कर रही थी आपकी जो कंपनी, उसे क्या कर दिया? बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। अब उसका जो कार्य रह गया था वो एक सिर्फ राजनीतिक संस्था के रूप में कार्य करने के लिए रह गया था। यहाँ पे आपके एक व्यक्ति को और सम्मिलित किया गया था, कार्य का एक कानूनी सदस्य को जोड़ा गया था। कौन से अधिनियम में? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में। यहाँ पर उसकी जो परिषद थी उसमें एक कानून सदस्य को भी उसमें जोड़ा गया था। ये संस्था किसके समय में बनी थी? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, उसे केवल एक राजनीतिक संस्था बना दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कौन सा लेख प्रदान करता है? 1813, 1773, 1784, 1786 अधिनियम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि जो ईसाई मिशनरीज थे उनको भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति कौन से राज्य लेख ने प्रदान की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, 1813 ईस्वी का जो लेख था उसने भारत में ईसाई मिशनरीज को क्या कर दिया था? छूट प्रदान कर दी थी कि अब भारत में आप क्या कर सकते हैं कि प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत एक चीज़ और आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्या रखना है कि 1817 का आपका चार्टर है या फिर चार्टर एक्ट है, उसके अंतर्गत
चीन के साथ जो आपका चाय का व्यापार था उसे एकाधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? जितने भी चीन के साथ में आपका चाय का व्यापार हो रहा था आपका, उसे एकाधिकार प्रदान कर दिया गया था कि भाई कंपनी के अलावा कोई भी चीन के साथ में व्यापार नहीं करेगा। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपके 1813वें के लेख में यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपीज़ आपकी जो सरकार है वो खर्च करेगी, लेकिन किस पर खर्च करेगी? तो भारतीय एजुकेशन पर या भारतीय शिक्षा पर खर्च करेगी, जिससे कि भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसके अंतर्गत जो याद रखना है, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था शिक्षा पर खर्च करने के लिए। दूसरा प्रावधान किया गया था कि 1833 ईस्वी में ईसाई मशीनरीज को छूट प्रदान की गई थी कि आप धर्म प्रचार कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रावधान किया गया था इसके अंतर्गत चीन के साथ में चाय का जो एकाधिकार यहाँ पे बना दिया गया था व्यापार करने का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखिए, ध्यान से एक एक करके पढ़ना है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल क्या बने हैं आपके? प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात की जा रही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा होगा? 3 होगा। वारन हेस्टिंग्स आपके बने थे। कब बने थे आपके? तो एक एक चीज़ करके याद करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आपका कौन सा था उस समय का? तो रेगुलेटिंग एक्ट था आपका 1773 ईस्वी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि सर प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या है आपका? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर क्वेश्चन में आता है तो क्या आंसर होगा? तो उस समय आपका आंसर क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उस समय आप आंसर देंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। छोटे छोटे से पॉइंट है आपके जो कि लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके माने जाते हैं। ये 1773 ईस्वी में बने, जबकि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो 1833 ईस्वी में बना है। वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जबकि ये थे आपके वारन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत आपके ये बने थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1813, 1773, 1833, 1858 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की बात की गई है कि किस अधिनियम के तहत गठन किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। 1833 के एक्ट में आपका अधिनियम में आपका प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि इसी विधि आयोग में क्या कहते हैं, इसी के अंतर्गत आपका कानूनी सदस्य भी ऐड किया गया था आपके कार्यकारी परिषद में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था यानी चार्टर अधिनियम है आपका, चार्टर एक्ट आपका कौन सा है? 1833 है। उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या कर दिया गया था कि जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उसको क्या कर दिया गया था? उसे बना दिया गया था कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा क्या किया गया था कि जो कार्यकारी परिषद है उसमें एक कानूनी मंत्री उसमें ऐड किया गया था। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और उसकी सदस्यता में ही एक विधि आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ये चीज़ आप छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, 1833। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या इनमें से कोई नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सती प्रथा का जो अंत है वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा
किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर करके पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के तहत इसका सती प्रथा का अंत किया गया था। एक एक करके हम इसके बारे में डीपली पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है उन्होंने 1829 ईस्वी, कितना 29 ईस्वी में सती प्रथा को क्या कर दिया गया था, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, या कह सकते हैं कि बैन कर दिया गया था। और ये काम किसकी सहायता से किया गया था, तो आपको पता है कि राजा राम मोहन रॉय की सहायता से। इनको आप बिल्कुल मत भूलिएगा, राजा राम मोहन रॉय की सहायता से ये बैन किया गया था। सती क्या होता है कि किसी भी, अगर मान के चलिए कि कोई लड़की है और वो अर्ली एज में विधवा हो जाती है, तो उसको पति के साथ में ही उसको जला देना पहले सती कहलाता था। लेकिन किसी भी व्यक्ति को जलाना, किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई कुछ भी करना, उसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। भारत में कंपनी का शासन का अंत किस अधिनियम के तहत किया गया, 1813 अधिनियम, 1833 अधिनियम, 1773 अधिनियम, 1858 अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत अंत कर दिया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1858 अधिनियम के तहत कंपनी का शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रावधान किए गए थे। तो आप सभी को पता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्या है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो स्वतंत्रता संग्राम आपका हुआ था 1857 ईस्वी में। इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद में एक अधिनियम आया 1858, जिसमें कहा गया कि जो आपकी कंपनी है, क्या है आपकी कंपनी का शासन बिल्कुल ही क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया। शासन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब जो शासन करेगा वो कौन करेगा, वो क्राउन करेगा, यानी जो इंग्लैंड में बैठी आपकी महिला है, यानी जो विक्टोरिया है, या फिर मान के चलिए जो रानी है, क्वीन है, वो आपकी अब शासन के प्रति करेंगी। और इसके अंतर्गत आपके जितने भी भेदभाव थे, क्या थे, आपके भेदभाव थे जो इंडियन के खिलाफ हो रहे थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया। दूसरा, विस्तारवादी जो नीति थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसे समाप्त कर दिया गया। तीसरा, जितनी भी आपकी नौकरी रोजगार है उन्हें सभी को समान रूप से देखा जाएगा। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के जो आपका राज्य है वो कैप्चर नहीं किया जाएगा, सभी भारतीयों को आपका क्या किया जाएगा, समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1858 अधिनियम के तहत में भारतीय कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त कर दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है, पावर कहाँ पे चली गई थी, तो पावर चली गई थी आपके क्राउन के हाथों में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, सर अरुंडेल, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लियोनेल कार्टिस। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में विभागीय प्रणाली जो पोर्टफोलियो होता है, आपका पता है आप लोगों को विभागीय प्रणाली क्या होता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय है या फिर कोई कैबिनेट मंत्रालय है, वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अब ये जो विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो विभागीय प्रणाली है क्या, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि सर ऐसा इसमें क्या होता है, कृपया हमें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता दीजिए। तो जो लॉर्ड कैनिंग ने आपके किस अधिनियम के तहत की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, चार्टर एक्ट 1861 आप याद रखेंगे। इसके अंतर्गत विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके अंतर्गत जो मिनिस्ट्री है आपकी, क्या है आपकी मिनिस्ट्री को क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, मिनिस्ट्रियों का बंटवारा अलग अलग व्यक्तियों को किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेंट्रलाइजेशन था पहले, उसे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। क्या किया गया है,
पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था इसके अंतर्गत। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 1858, 1833, 1862, 1892 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सर जो प्रतिनिधि सरकार है आपकी, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम के तहत पढ़ी गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके 101% आने ही आने हैं। ये चीज़ आप अपने मन में ध्यान रख लीजिए, या फिर कह सकते हैं कि इसको आपको याद करना ही करना है। एक एक चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं जिससे कि चीज़ें आपकी याद कर सकें। क्वेश्चन पूछा गया कि ये प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो कब से प्रारंभ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1858 के अधिनियम से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 101% आएंगे और इस तरह के ही क्वेश्चन आपके इजीली भी पूछे जाते हैं। तो जो सही आंसर है यहाँ पे वो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 1858। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1858, 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने इनमें से कोई नहीं एक अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि किस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन आपका कंपलसरी है, याद करना है। आपका किसके परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है? ये पूछा गया है कि क्योंकि भारतीयों को इसके अंतर्गत ऐड किया गया है। अब चीज़ों को डिटेल देख लीजिए जिससे कि आपको चीज़ें ईजिली कर सकें और यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग बना सकें। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय परिषद अधिनियम आपका 1892 वाले में किसी भी भारतीय को इसके अंतर्गत ऐड किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो अधिनियम है कब से लागू हुआ था? तो ये अधिनियम लागू हुआ था आपका 3 फरवरी 1893 ईस्वी से। ये चीज़ भी आपको याद करनी है क्योंकि इस अधिनियम से क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे ही जाएंगे। दूसरा क्या था? हम भारतीयों को यहाँ पे बजट जो आपका प्रस्तुत हो रहा था उसमें बहस करने की अनुमति हम लोगों को मिल गई थी, या कह सकते हैं कि प्रश्न पूछने का अधिकार हम लोगों को मिल गया था उसके अंतर्गत। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 की भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 भारत के सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनात्मक कब बनाया गया था, किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि द्विसदनीय कब आपका बनाया गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 101% आते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे बात करते हैं द्विसदनात्मक की, तो सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सरकार द्वारा विधान पालिका को द्विसदनात्मक आपका बनाया गया था। इस तरह से क्वेश्चन आपको याद भी करने हैं, ध्यान रखिएगा, जिसका उद्देश्य आपका अलग अलग है, उद्देश्यों के प्रावधान भी किए गए हैं। ये चीज़ों को आपको याद करना है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3। भारतीय परिषद की समाप्ति किसके द्वारा की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय परिषद जो थी उसे समाप्त किसके द्वारा किया गया था? ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था 1935
1935 अधिनियम के द्वारा। ये जो 1935 का अधिनियम है उसे आपको लर्न करना कंपलसरी है। इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं वो भी आपको याद करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। जो भारतीय परिषद थी उसकी स्टार्टिंग की गई थी 1919 में, जबकि 1935 के तहत के साथ उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ध्यान से समझना है, इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के आपके अध्यक्ष चुने गए थे सर्वसम्मति से। बाद में ये क्या बन गए थे? प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे भारत के। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगर मैं राजेंद्र प्रसाद जी की बात करता हूँ तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भारत के बिहार राज्य से आपके बिलोंग करते हैं। जबकि अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा इनके बारे में जो आपको लर्न करना है वो करना है कि ये किसके हेड थे? आपके हेड भी इनको बनाया गया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होता है, जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं, उसके ये हेड बनाए गए थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी कौन थे आपके? तो ये डॉक्टर राधा एस कृष्णन जी आपके सेकंड उपराष्ट्रपति बाद में बने थे। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस पार्टी ने, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 ईस्वी ने। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का बात निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर होगा 4, सर्वदलीय सम्मेलन 1940 ईस्वी। तो ध्यान रखिए, जो ये आप इस तरह से याद भी ना कर पाए तो आप सभी को पता है कि 1940 ईस्वी में क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। और कैबिनेट मिशन को ही हम सर्वदलीय सम्मेलन कहते हैं। 1940 में भारत आया था, इसने ही आपके क्या किया था? संविधान सभा की बात कही थी, जिससे कि आप संविधान का निर्माण कर सकें। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई है, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब की गई है तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 10 जून 1940, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, 16 दिसंबर 1949 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था या भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट आपकी चीज़ें आपके लिए हो जाती हैं। तो संविधान सभा का गठन सबसे पहले कब किया गया था? तो आप सभी को पता है कि सर संविधान सभा का जो सर्वप्रथम गठन है वो हुआ है 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो समझ लीजिए, ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 9 दिसंबर की जगह आप 6 दिसंबर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भैया स्थापना कब की गई थी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन संविधान सभा के बारे में जो आपको याद करना वो क्या करना है, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। तो ध्यान रखना है, प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर 1940 को
की गई है। 1940 ईस्वी को की गई थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हेड कौन थे? तो उस समय अस्थायी हेड थे, यानी टेम्परेरी हेड थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ये चीज़ आपको याद रखनी है सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में। ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सच्चिदानंद सिन्हा आपके कौन थे? प्रथम हेड देश के। जबकि परमानेंट हेड कौन थे आपके? 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, 12 दिसंबर 1940 को बैठक हुई थी, उसमें सेकंड बैठक में आपके परमानेंट हेड बने गए थे राजेंद्र प्रसाद जी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में पूछा गया था स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए पिछला क्वेश्चन शायद गलत टिक हो गया, उसको हम आंसर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन का सही आंसर था शायद मैंने गलत टिक कर दिया है। भारत के संविधान सभा की रचना के प्रथम संविधान सभा में किसने सर्वप्रथम प्रपोजल दिया था? तो सही आंसर है स्वराज पार्टी 1934 ईस्वी में प्रपोजल दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। और किनके द्वारा गठन करने की बात की गई? तो M.N. रॉय के द्वारा ये गठन करने की बात कही गई थी। M.N. रॉय को भी आप याद कर लेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब 1935 में जब इलेक्शन हुए थे तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य ने किस राज्य में बहुमत प्राप्त नहीं किया था? ये क्वेश्चन है। मद्रास, बिहार, उड़ीसा या फिर बंगाल। जब 1935 के तहत आपका इलेक्शन हुआ था उसमें चीज़ें पूछी गई हैं कि कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें किस व्यक्ति ने जीती, कौन सी कांग्रेस ने कहाँ कहाँ पर सरकार बनाई थी। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं लेकिन उनको आपको ढंग से रीड करना है जिससे कि चीज़ों को आप इजीली बता सकें। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4। बंगाल में आपकी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। जबकि कांग्रेस की सरकार के अलावा किस सरकार की यहाँ पर बनी थी? किस पार्टी की सरकार बनी? तो ध्यान रखना, कृषक पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी थी। क्या बनी थी? जो आपकी कृषक पार्टी है, कृषक प्रजा पार्टी, इसको आपको नाम याद करना है, प्रजा पार्टी। इनकी सरकार यहाँ पे बनी थी। किनके नेतृत्व में बनी? तो A.K. फजलुल हक के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनाई गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा ही बनेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि भारत का पूर्ण रूप कब तैयार हो गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूर्ण रूप तैयार आपका हो गया था, लेकिन उसके कुछ प्रावधान लागू किए गए थे, पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया था। तो देखिए डेट आपको याद रख लेनी है। 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक शब्द आते हैं कि हम 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपने संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जबकि हमने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या कर दिया गया था? पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, टोटल लागू कर दिया गया था। जबकि 26 नवंबर को हमने सिर्फ मात्र 15 आर्टिकल को ही अप्लाई किया था भारत में। पूर्ण लागू माना कब जाएगा? पूर्ण लागू 26 जनवरी 1950 को माना जाएगा, लेकिन हमारा जो तैयार हो गया था वो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। 1940
चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो मुस्लिम लीग है उसने कहाँ पर अपनी सरकार बनाई थी, किसमें? 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई है? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग से संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, कब इसकी स्थापना की गई थी, कब इसने क्या क्या पॉइंट आपके यहाँ पर रखे गए थे, इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने कहाँ पर अपनी क्या बनाई थी? सरकार बनाई है 1946 के तहत। ये चीज़ें हैं जो चीज़ें आपको नॉर्मली याद रखनी है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह के जब भी आपके रिजल्ट की बात की जाती है तो आपको वहाँ पर याद करना कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कितनी कितनी सीटें जीती हैं, कितने क्या क्या किए हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो जो सही आंसर है, पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं। सर आंसर बता दीजिए। तो सही आंसर है पहले, बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी क्या किया था? सरकार यहाँ पर बनाई थी। बंगाल में कितनी सीटें जीती थी मुस्लिम लीग ने? तो ध्यान रखना है, बंगाल में 114 सीटें जीती थी अपनी, कितने में से? 250 में से। तो इन लोगों ने किसी से मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। क्या बनाई थी? सरकार बनाई थी। HS जो सोहरावर्दी थे उनके साथ में मिलकर यहाँ पर आपकी सरकार बनाई गई थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ये किसने कहा था? सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे ही भारत आज़ाद हो गया था तो आज़ादी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल से भंग कर देना चाहिए, ये कहा गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये स्टेटमेंट कई बार आया हुआ है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। हम प्रारूप समिति का पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब एक एक करके हम बात करते हैं। प्रारूप समिति को हम और किसके नाम से जानते हैं? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के क्वेश्चन आपसे पूछ ले और आपको पता और आप आंसर टिक ना कर पाएँ। टोटल मेंबर इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल कितने थे आपके? तो 7 मेंबर थे, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके हेड कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर जी हेड थे, इसलिए हम डॉक्टर अंबेडकर जी को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में हम इन्हें जानते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, KR अय्यर, जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी पांडुलिखन समिति है, इसका जो नाम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली में ये है क्या, वो समझ लीजिए। जो पांडुलिखन का मतलब है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपसे कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में ही कहा गया है। दूसरा जो इसका नाम है वो है प्रारूप समिति, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसमें कौन सा सदस्य आपका शामिल नहीं था? तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू इसके अंतर्गत शामिल नहीं थे। टोटल कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे इसमें टोटल, जिनका हेड किसे बनाया गया था? तो हेड बनाया गया था अंबेडकर जी को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1947।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा जो राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत आपका किया गया था। तो उस केस में आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, 26 जनवरी 1950 को हमने सभी राजकीय चिन्हों को एक्सेप्ट किया है। अब राजकीय चिन्हों में कौन कौन से हैं, आपको ये चीज़ें भी आपको याद करनी है। राजकीय चिन्ह का मतलब है आपका जो सारनाथ में से हमने प्राप्त किया है उसकी बात की जा रही है, जिसके आपके कितने हैं, 4 शेर आपके बने हुए हैं, उस राजकीय चिन्ह की बात यहाँ पे की जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसी एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सी.डी. देशमुख। तो ध्यान रखिएगा, जब उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं कि किनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, तो सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था बाद में जाके क्या बन गया था, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो उद्देश्य प्रस्ताव आपका 1940 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, किनके द्वारा किया गया था ये याद रखना है। 1940 ईस्वी इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और बाद में जाकर वही भारत की प्रस्तावना बन गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत का विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 है वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो प्रमुख माना जाता है। मोस्ट ऑफ द हमने जो भारत का संविधान का पार्ट है अपने अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। सही आंसर क्या है यहाँ पे, जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। 11, 9, 8, 6 या फिर 3। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में जो इलेक्शन हुआ था कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 9 राज्यों में मंत्रिमंडल बना था आपके कांग्रेस पार्टी का। अब कांग्रेस पार्टी ने कैसे ये मंत्रिमंडल बनाया था, इम्पोर्टेंट आपका ये है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं इस तरह की, तो वो चीज़ें आपको लर्न भी करनी है। अब कौन कौन से कहाँ पर कितना कितना बने थे ये चीज़ें भी आपको याद कर लेनी है। तो देखिए अब यहाँ पे हम याद करते हैं कुछ चीज़ें। तो जो आपके पूर्ण बहुमत की सरकार थी, किसकी सरकार थी, आपके पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो अगर मैं पूर्ण बहुमत की बात करते हैं तो पूर्ण बहुमत में 6 राज्यों में सरकार बनाई थी यहाँ पे किसने, कांग्रेस ने। लेकिन 3 राज्यों में और बनाई थी, वो बनाई थी अपनी किसी सहमति से मिलकर, यानी कह सकते हैं कि सहमति से मिलकर उन्होंने बनाई थी, या कह सकते हैं कि आपने गठबंधन यहाँ पे किया था जब जाके उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने बनाई थी 9 राज्यों में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। 1870, 1872, 1874, 1876, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बात की जा रही है कि क्या है कि नेटिव मैरिज एक्ट की। नेटिव मैरिज एक्ट क्या होता है, ऐसा एक्ट जहाँ पर शादी की उम्र को डिसाइड किया जाता है उसे हम जो नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था, क्वेश्चन आपका ये इम्पोर्टेंट है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित आपका किया गया था। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया था वो चीज़ें हैं जो ध्यान से आपको सुननी है। गर्ल्स की आयु यहाँ पे डिसाइड की गई थी कि भैया 14 साल से कम बच्चे की एज में आप शादी नहीं कर सकते। वही लड़के की एज डिसाइड की गई थी कि आप 18 वर्ष की एज के अंतर्गत आप शादी नहीं कर सकते। इस मैरिज एक्ट के अंतर्गत ऐसा कहा गया था। दोनों को ही आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2।
भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946 या 1947? तो जब भी हम भारत के संघीय न्यायालय की बात करते हैं कि इसकी स्थापना की बात करते हैं, किनके द्वारा किया गया था, किस तरह के प्रावधान किए गए थे संघीय न्यायालय के बारे में अक्सर करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे आंसर देख लेते हैं कि सर जो संघीय न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई है। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, संघीय न्यायालय की स्थापना आपके 1937 ईस्वी में की गई है। अब हम बात करते हैं कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी कहाँ पर की गई, तो किस अधिनियम के तहत की गई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका भारत शासन अधिनियम है, क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन सा अधिनियम है, तो 1935 अधिनियम है। स्थापना की गई है 1937 ईस्वी को। कब की गई है, 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। कहाँ पे की गई है, ये इम्पोर्टेंट है, तो वो की गई है आपके न्यू दिल्ली में। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, 1937। यहाँ पर आप इनके जस्टिस को भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत का प्रथम जस्टिस कौन था, तो सर मॉरिस गेवियर। इनके नाम आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें लर्न भी रहनी चाहिए। क्या क्या लर्न करना है आपको, मैं टिक कर देता हूँ। प्रथम न्यायालय के जो न्यायाधीश थे वो, ये इसकी स्थापना प्रॉपर कहाँ हुई है और किस एक्ट के तहत आपकी की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन यानी प्रथम अधिवेशन पूछा गया। देखिए, इस तरह से ही क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में घुमा दिए जाएंगे। यहाँ पर पूछा वही गया कि भैया प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा प्रथम अधिवेशन की स्थापना या फिर कह सकते हैं कि अध्यक्षता की गई थी। कब की गई थी, तो ये आप याद रख लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, स्टीफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट विन आपको लर्न करना है। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विलियम वुड आपके कैबिनेट मिशन का क्या है, सदस्य नहीं था। जबकि स्टीफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर आपके तीनों ही सदस्य थे। इनमें जो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो आपका हेड था वो पैट्रिक लॉरेंस आपका हेड बन के भारत आया था। कब आया था? 1946 ईस्वी को। सही आंसर होता है इसमें ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया कौन नहीं था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15, 13, 12, 10 या इनमें से कोई नहीं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रथम भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 1। भारतीय संविधान सभा में आपकी टोटल 15 महिलाएं आपकी इसके अंतर्गत सम्मिलित थीं। जो आपको लर्न करना है कि इसमें कौन कौन सी महिलाएं थीं, उनके नाम तो आपको पूरे तो लर्न नहीं हो सकते, लेकिन कुछ के नाम लर्न करना है। इसमें जो अक्सर करके पूछा जाता है कि जो कोई एक मुस्लिम महिला भी इसके अंतर्गत शामिल थी, उस मुस्लिम महिला का नाम याद कर लीजिएगा, बेगम रसूल को आप याद कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आपका बनेगा ही बनेगा। इस प्रकार से आज के हमारे 35 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पॉलिटी का आपका पहला वीडियो है। देखिए, इम्पोर्टेंट की फैक्ट समझ लीजिए, ये सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है। क्या है आपका?
इंट्रोडक्शन वीडियो है पॉलिटी का। इसी तरह से आपके ढेरों सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। इसके अंतर्गत हमने क्या किया कि जितनी भी आपके PYQ हैं, क्या है आपके जितनी भी आपके PYQ हैं प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हमने पॉलिटी से संबंधित आपकी एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टारगेटेड होगी। सीरीज किसके लिए टारगेटेड है? UPSI का जो एग्ज़ाम आने वाला है। और आप सभी को ये भी पता है कि यूपी जो CCC है उसने ऑलरेडी कट ऑफ डाल दी है। किसकी डाल दी है कट ऑफ? लेखपाल की कट ऑफ इन लोगों ने डाल दी है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे आप तैयारी कर रहे हैं UPSI के या UPSSC के एग्ज़ाम की, या वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर आपको पॉलिटी का रिविज़न करना है तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप इजीली उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाएँ और अपना एक अच्छा स्कोर आप गेन कर पाएँ। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो भी समझ लीजिए, क्योंकि कल कुछ रिजल्ट घोषित किए गए हैं। यहाँ पे मैं कुछ रिजल्टों की बात करते हैं। जैसे UPSSC ने कल आप पे कुछ रिजल्ट घोषित किए हैं। अब UPSSC के द्वारा क्या रिजल्ट घोषित किया गया है, ये चीज़ आपको यहाँ पे हम समझते हैं। UPSSC ने जो पैट 2025 से एग्ज़ाम हुआ था और लेखपाल के लिए कट ऑफ ऑलरेडी क्या कर दी है, यहाँ पे घोषित कर दी है। कितनी कट ऑफ गई है लेखपाल की वो भी हम समझ लेते हैं। जो भी आपकी जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं, या फिर जो बच्चे OBC में आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आपके EWS में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि SC कैटेगरी में आप आते हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी कट ऑफ अनाउंसमेंट हो चुकी है। कितनी कट ऑफ अनाउंसमेंट हुई है सर? तो ऑलरेडी इसमें 55.12% आपकी कट ऑफ निकली है आपके इन कैटेगरी के लिए। वहीं अगर मैं ST कैटेगरी की बात करता हूं तो वहां पर थोड़ी सी कट ऑफ डाउन की गई है, 47.50% आपकी यहां पर डाउन की गई है। तो जिन बच्चों के इतने मार्क्स हैं पैट 2025 में, किसमें? इन बच्चों के जो पैट 2025 आपका एग्ज़ाम हुआ था और उसमें आपका इतना स्कोर हो रहा है, तो आप आंखें बंद करके आप लेखपाल की तैयारी में लग जाइए। 2026 आपकी नौकरी आपके हाथ में होगी। ये चीज़ें आप डिसाइड कर लीजिए कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो साल है आपका बहुत ही क्रूशियल साल है। क्यों क्रूशियल है? देखिए, छोटा सा मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ यहाँ पर सभी बच्चों से, क्योंकि 2027 में आपके इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पर। और आप सभी को पता है कि जहाँ भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर आपकी जॉब वगैरह जो वैकेंसीज वगैरह हैं वो इजीली निकाली ही जाती हैं। और हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी 1 या 2 दिन में आ जाए कि लेखपाल का एग्ज़ाम इस डेट में आपका होना है। वे बच्चे जो लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं, पंचायत वगैरह पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर यूपी स्पेशल ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है। लेखपाल से संबंधित मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि सर सिलेबस क्या होगा, या फिर पैटर्न पेपर कितना होगा, कितने मार्क्स का पेपर आना है, कौन से पैटर्न से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरह की डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। ध्यान रखिएगा, मैं 1 या 2 दिन में लेखपाल से संबंधित फुल डिटेल वीडियो फिर से लेकर आने वाला हूं, जिससे कि आपको चीज़ें ईजिली सभी चीज़ें आपको पता चल जाएं कि कितने मार्क्स का पेपर है, कितने घंटे का पेपर है, कितना टाइम टेबल है, कितने क्वेश्चन आने वाले, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने वाले, फाइनल कट ऑफ कितनी आने वाली है। अभी सिर्फ जो आपको देखना है वो आप जाकर सरकारी रिजल्ट पर आप जाकर देख सकते हैं कि सर कितनी कट ऑफ कितनी कैटेगरी की आपकी गई है। वे बच्चे जो जनरल OBC EWS या SC कैटेगरी में हैं उन सभी की कट ऑफ 50.12% गई है। जो ST कैटेगरी में आते हैं 47.50% गई है। अगर आपके पैट 2025 में इतना स्कोर है तो आप आंखें बंद करके लेखपाल 2025 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। और एक अच्छी जॉब है आपकी लेखपाल की, ग्रामीण एरिया में जॉब मिलती है, बहुत ही सेफ जॉब होती है, ध्यान रखिएगा।
आज के लिए सब हम इतना ही बात करते हैं, क्योंकि हमने आपके लिए पॉलिटी का इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसी बेसिस में पॉलिटी आपकी तैयारी की जाएगी, जिससे कि आप आगे भी उन चीज़ों को, सभी क्वेश्चन या एग्जाम्स को कंडक्ट जो भी होंगे उनको आप कवर कर सकें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।